यूज किया, टेंसरफ्लो को यूज किया। ठीक है, तो ये कब किया, जब केरास का वर्जन आया था कि वो 2.3। ठीक है, जब 2.3 आया तो उस वक्त तक ये आप डिफरेंट बैकएंड्स पे ये सपोर्ट कर रहा था नीचे केरास के साथ। जिस तरह उसने 2019 के अंदर एक ट्वीट भी की थी फ्रांसिस टॉयलेट ने, कि तब 2019 के अंदर इसमें देखिए क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि both Yana and CNT are out of development, meanwhile and Keras backend represent less than 4% of the Keras usage, the other 89 is plan. कि the Keras development will focus on the tf.keras going forward। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी लिखा हुआ था, now we recommended you switch your Keras code to tf.keras। ठीक है, तो मीन्स के बाद में जब केरास का वर्जन आया था 2.4, उस वक्त गूगल ने इसको क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। जिस तरह ऑरिकल कंपनी थी, सन माइक्रो सिस्टम था, उन्होंने बाद में किसको अडॉप्ट कर लिया, ऑरिकल वाले ने अडॉप्ट कर लिया, बाद में वो बहुत फेमस हो गए। इसी तरह अब टेंसरफ्लोस को कह लें कि 17 जून 2020 के अंदर इसको जब लेटेस्ट वर्जन आया था उन्हीं के केरास का 2.4, उस वक्त उन्होंने इसको क्या किया, ज्वाइन किया। इस वक्त जो करंटली वर्जन जो हम जिस पे काम कर रहे हैं वो क्या है, 2.6 है, और टेंसरफ्लो का भी वर्जन कौन सा है, 2.6 है। ओके, और जो केरास की लाइब्रेरी है, जो वेबसाइट है वो क्या है, keras.io। क्वेश्चन पूछा करें यार, कोई नहीं कुछ पूछता, कुछ जेन में आती ना कोई चीज, ने खाली दिमाग है। टेंसरफ्लो को बैकएंड पे जो वर्किंग कर रहा है वो कौन है, गूगल है। और गूगल की जितनी भी प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, जीमेल यूज कर रहे हैं, गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं, जितनी भी हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं गूगल की, तो वह बैकएंड पे जो इनके एआई के डीप लर्निंग के मॉडल यूज कर रहे हैं वो सारे कौन डिजाइन कर रहे हैं, हम केरास को और टेंसरफ्लो को यूज करते हुए डिजाइन कर रहे हैं। यूट्यूब का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, उसके अंदर जितने भी वीडियो की रिकमेंडेशन इनके डिजाइन की जाती है, बैकएंड पे क्या यूज किया जाता है, केरास को यूज किया जाता है। ठीक है, तो केरास चैलेंज करती है कि मैं जो कंप्यूटर विजन की और एनएलपी की प्रॉब्लम्स को इंडस्ट्री लेवल तक, एक प्रोडक्शन लेवल तक हम इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इसमें है हमारे पास इमेज क्लासिफिकेशन, और है इमेज सेगमेंटेशन, और टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, और मशीन ट्रांसलेशन, और टेक्स्ट जनरेशन एंड मच मोर। ठीक है, तो ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है इस वक्त जो इंडस्ट्री में यूज हो रही है। अब मशीन ट्रांसलेशन ही देख लें, गूगल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो मशीन ट्रांसलेशन। कोई भी लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करते हैं दूसरी लैंग्वेज के अंदर, फौरन उसको क्या कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। तो ये बैकएंड पे गूगल की जो एआई की जो टीम थी, जिसको कहते हैं गूगल ब्रेन एआई, वो भी बैकएंड पे जब ये केरास आया था, उन्होंने इसकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया था। जो बैकएंड पे जो काम कर रहे थे गूगल ट्रांसलेशन के तौर पे, तो उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस को और क्या किया, इंप्रूव किया। इस तरह बेंचमार्क भी है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, जितने बड़े बड़े लाइक के कंपनीज हैं, जिस तरह मीडियम है, मीडियम का नाम सुना होगा। ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट आर्टिकल्स देते हैं, पूरी दुनिया अपनी आर्टिकल्स को क्या करती है, पब्लिश करती है। वो बैकएंड पे क्या यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट को क्लासिफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं, वो भी केरास को यूज कर रहे हैं। ठीक, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग है, जिस तरह आईबीएम है, वो तकरीबन कह लें कि जो वेदर की फोरकास्टिंग कर रहे हैं, तकरीबन 27,000 जीपीयू यूज करके वो अपनी वेदर की फोरकास्टिंग कर रहे हैं। वो भी बैकएंड पे क्या यूज कर रहे हैं, अपने सुपर कंप्यूटर के साथ केरास को यूज कर रहे हैं। जी, पाइटॉर्च देता है बेसिकली, जो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इसके साथ देता है वो एआई की सर्विस। ठीक है ना, फेसबुक की जितनी भी प्रोडक्ट्स कौन सी है, पहले तो वो तो उसकी एक तो अपनी है ना फेसबुक जो हम यूज करते हैं, सोशल मीडिया एप्लीकेशन। दूसरा उसकी एप्लीकेशन आई थी मैसेंजर जो हम यूज करते हैं। तीसरा वो अपने क्या किया, लाइक इंस्टाग्राम को परचेज कर लिया, और उसके बाद व्हाट्सएप को भी कर लिया। अब सारे किसके अंडर आ गए, फेसबुक के अंडर आ गए। तो वहाँ पे जितनी भी लाइक वो अपने एआई यूज कर रहे हैं, वो क्या यूज कर रहे हैं, वो पाइटॉर्च। जी, ये पाइटॉर्च के साथ भी कर सकते हैं, जी जरूरी नहीं है कि केरास के साथ ही कर सकते हैं, पाइटॉर्च के साथ भी कर सकते हैं। हम परफॉर्मेंस की बात करें ना, तो परफॉर्मेंस के हवाले से दोनों अच्छे हैं, केरास भी और पाइटॉर्च।
गूगल ये यूज करता है, फेसबुक पाइटॉर्च यूज करती है, ठीक है। अब तो जितने भी हमारे कंप्यूटर वीएन की और कंप्यूटर वीएन है, उसके बाद आगे हमारे पास आ गया यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी, पहले वीआर थी, वर्चुअल रियलिटी थी, यानी कि उसके बाद ऑगमेंटेड रियलिटी आई, उसके बाद ईआर आ गई, एक्सटेंडेड रियलिटी। अब उसके कॉन्सेप्ट की जो फेसबुक है उनके अपनी डिवाइसेस बना के रखी है इन्होंने ईआर की, एक्सटेंडेड रियलिटी की। वो बैकएंड पे क्या यूज कर रहे हैं, पाइटॉर्च को यूज करते हैं, तो ये यूज करते हैं, केरास को यूज करते हैं। और टेंसरफ्लो का कॉन्सेप्ट आया था, मैंने कहा था 2015 के अंदर, नवंबर के अंदर, और केरास को यूज किया गया था टेंसरफ्लो के साथ सितंबर 2019 के अंदर, जब टेंसरफ्लो का 2. लेटेस्ट वर्जन आया था, ठीक है। और टेंसरफ्लो क्या है, एक एंड टू एंड ओपन सोर्स मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और जब आप इसके थ्रू मॉडल्स को डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, बाद में उन मॉडल्स को आप डेस्कटॉप, मोबाइल, वेब और क्लाउड के ऊपर क्या करवा सकते हैं, डिप्लॉय करवा सकते हैं। व्हाट्स टेंसरफ्लो? टेंसरफ्लो क्या है, इज अ पाइथन बेस्ड फ्री एंड ओपन सोर्स मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय गूगल। जरूरी नहीं है सिर्फ ये पाइथन को सपोर्ट करता है, जीएस को भी सपोर्ट करता है, स्विफ्ट लैंग्वेज को भी, जावा को भी, गो लैंग्वेज को भी, रस्ट को भी, जूलिया को भी, मल्टीपल लैंग्वेज को, C++ को भी। जब आप सेंसर डेटा के साथ काम करते हैं, सेंसर के साथ, तो हम C++ के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पाइथन के साथ सपोर्टेड है, मल्टीपल लैंग्वेज के साथ सपोर्टेड है, बट बाय डिफॉल्ट वो किसके साथ सपोर्टेड है, पाइथन। क्योंकि केरास को डिजाइन किया गया किसके थ्रू, पाइथन के थ्रू, क्योंकि नमपाई के सारे कॉन्सेप्ट बैकएंड पे क्या है, पाइथन ही है बेसिकली। पाइथन के जिप फंक्शन, लैम्डा फंक्शन, मैप फंक्शन, जब भी इंटरव्यू में जाएंगे तो उस फंक्शन के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि बैकएंड पे जब हम जो डीप लर्निंग की जो डेटा साइंस की लाइब्रेरी डिजाइन हुई है नमपाई, वो सारी किसके थ्रू डिजाइन हुई है, पाइथन के एडवांस कॉन्सेप्ट के थ्रू डिजाइन हुई है। और उसकी बैकएंड सारी चीजें क्या है, लूप्स और कंडीशन ही है। अगर जितना बैक जाएंगे तो ओवरऑल क्या है, लूप्स और कंडीशन ही मिलेंगे आपको। तो कहते हैं टेंसरफ्लो मच लाइक नमपाई। तो अब समझ आ गई नमपाई को यूज करते हैं और टेंसरफ्लो को यूज क्यों करते हैं। लेकिन नमपाई जो बेसिकली जो पाइटॉर्च है ना, ये टेंसरफ्लो है, ये रिप्लेस करती है किसको, नमपाई को। क्योंकि मैंने कहा नमपाई के साथ जब हम वर्किंग करते हैं जीपीयू बेस्ड सिस्टम के साथ या टीपीयू बेस्ड सिस्टम के साथ, वो हमें अपनी उसके ऊपर डेटा प्रोसेस नहीं कर सकते। जिस तरह एनवीडिया ने जब जीपीयू डिजाइन किया था, तो वो बैकएंड पे जब वो डेटा को प्रोसेस करवाए तो नमपाई को यूज नहीं कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने अपनी एक लाइब्रेरी बनाई थी, क्यूपाई नाम सुना है? ये थी नमपाई एंड साइपाई फॉर जीपीयू, ठीक है। नमपाई को और साइपाई को यूज किया गया था एज अ जीपीयू हार्डवेयर के साथ, किसमें डेटा प्रोसेस करना है जीपीयू हार्डवेयर के साथ। तो वो उस वक्त में एनवीडिया ने अपनी एक लाइब्रेरी डिजाइन की थी और इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस इसकी रही थी। अब एनवीडिया भी बैकएंड पे टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च को ही यूज कर रहा है। क्या कह रहा है, कहता है मच लाइक नमपाई द प्राइमरी पर्पस ऑफ टेंसरफ्लो इज टू इनेबल इंजीनियर एंड रिसर्चर्स टू मैनिपुलेट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ओवर न्यूमेरिकल टेंसर डेटा। टेंसरफ्लो का नाम से जा रहा है टेंसरफ्लो, टेंसर किसी टर्म है, मैथमेटिकल टर्म है। तो मींस के टेंसरफ्लो जो है वो आपके एंड डायमेंशनल डेटा को क्या कर सकता है, इजीली हैंडल कर सकता है, उसको इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। सिर्फ सीपीयू के लिए नहीं, जीपीयू के साथ भी और टीपीयू के साथ। जो नमपाई है वो सिर्फ क्या है, सीपीयू के साथ अपने डेटा को प्रोसेस करता है। तो टेंसरफ्लो जो है वो आपके सीपीयू के साथ, जीपीयू, डीपीयू के साथ आपकी डेटा जो क्या कर सकते हैं, इजीली प्रोसेस करवा सकते हैं। So TensorFlow it can automatically compute the gradient of any differentiable expression. ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि डीप लर्निंग का जो मेन हमारी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है, जिसको हम कहते हैं डीप लर्निंग ऑफ जो डीप लर्निंग का हार्ट है, या कह सकते हैं जो उसका इंजन है, वो क्या होता है, ग्रेडियंट डिसेंट। क्या होता है, कौन सा कॉन्सेप्ट? लेकिन मेन जो वर्किंग है डीप लर्निंग के अंदर वो किसकी है, ग्रेडियंट डिसेंट। लेकिन अभी बताता हूँ क्या करेगा, ठीक है। तो वो उस तरह वो सारी क्या होती है हमारे पास, वो डेरिवेटिव, सारा का सारा डेरिवेटिव है, यानी कि सारा का सारा कैलकुलस है। वो उन इक्वेशंस को किस तरह यानी कि मैनिपुलेट करना है, वो कौन करता है, टेंसरफ्लो करता है। हम तो बैकएंड फ्रंट एंड पे लेयर यूज कर लेते हैं
उसको न्यूरॉन पास करते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन पास करते हैं, ऑप्टिमाइजर पास करते हैं, लॉस पास करते हैं। बैकएंड पे डेटा किस तरह प्रोसेस हो रहा होता है, तो उसका जो मेन जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है हमारी, जो जिसका कह लें कि डीप लर्निंग का जो न्यूरल नेटवर्क का जो इंजन है, वो क्या है, कॉन्सेप्ट है ग्रेडियंट डिसेंट। मींस के वेट कह लें आप सिंपल वर्ड्स में, क्या चीज, वेट को हम क्या बोलते हैं, स्लोप कहते हैं, कॉफिशिएंट कहते हैं, कॉफिशिएंट को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। अब बात समझ आ गई? ग्रेडियंट का मतलब क्या है, स्लोप, यानी कि चेंज, क्या है, चेंज किसके अंदर, वेट्स के अंदर चेंज, यानी कि वेट्स को इंप्रूव करना, वेट्स को इंप्रूव करना। कहता है कैन रन नॉट ओनली सीपीयू बट आल्सो जीपीयूज एंड टीपीयूज। कहता है कंप्यूटेशन डिफाइंड द टेंसरफ्लो कैन बी इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मैनी मशीन। कहता है जब आप अपनी, जिस तरह मैं भी आपको रिसेंटली एग्जांपल दी है, जिस तरह आईबीएम है, वो सिर्फ एक मशीन ही यूज कर रहा है, 27,000 जीपीयू मशीन यूज कर रहा है, सिर्फ किसके लिए, वेदर की फोरकास्टिंग के लिए। क्योंकि जब आप अपनी मशीन लर्निंग को, डीप लर्निंग को एज डिस्ट्रीब्यूटेड लेवल पे प्रोसेस करते हैं, तो वो भी इजीली आपको टेंसरफ्लो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मशीन लर्निंग या डिस्ट्रीब्यूटेड डीप लर्निंग। जिस तरह बिग डेटा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग ही है ना बेसिकली उसका नाम। तो टेंसरफ्लो जो है, जब हम अपनी रीइंफोर्समेंट लर्निंग अप्लाई करते हैं डिफरेंट गेम्स के अंदर, वीआर गेम्स है, एआर गेम्स के अंदर, जो आपके, जब आप खेल रहे होते हैं, तो आप जो खेल रहे होते हैं उस चीज से वो आपसे वो लर्न कर रहे होते हैं, उनके जो एजेंट्स होते हैं। तो उसको जो टीएफ डॉट एजेंट्स के कॉन्सेप्ट है, वो भी हमें क्या प्रोवाइड करता है, टेंसरफ्लो प्रोवाइड करता है कि आप अपना रन टाइम पे आपका अपना मॉडल क्या करवा सकते हैं, उसको ट्रेन करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टीएफ एजेंट्स। थोड़ा सा उस देखते हैं केरास को। Keras is a deep learning API for Python written on top of the TensorFlow। अब हम ये कह सकते हैं, ये TensorFlow के अंदर एक सब मॉड्यूल के तौर पे, ये सब लाइब्रेरी के तौर पे क्या कर रही है, वर्क कर रही है। That provides a convenient way to define and train any kind of deep learning models। जितने भी हम डीप लर्निंग के मॉडल डिजाइन करते हैं TensorFlow के थ्रू, किसके थ्रू बनाते हैं, Keras के थ्रू। बट Keras बैकएंड पे जब डेटा को प्रोसेस करती है, वो क्या यूज करती है, अब TensorFlow को यूज करती है, NumPy का यूज नहीं करती है। क्या यूज करती है, टेंसरफ्लो यूज करती है। समझ आ रही है ना? टेंसरफ्लो तो बहुत छोटी सी चीज है। नहीं, जो मेन चीज डेटा प्रोसेस करना होता है, वो किसने करना है, टेंसरफ्लो। केरास को यूज करती है। जो हमारी हाई लेवल एपीआई है वो केरास है, जो लो लेवल एपीआई है वो हमारी टेंसरफ्लो है। वर्किंग तो वो होगी ना जिसने रन करना है बैकएंड पे, चीज को प्रोसेस करना है। ठीक है, लेयर्स को आप डिफाइन कर देते हैं, तो लेयर्स की बैकएंड पे जो डिफरेंट न्यूरॉन्स के अंदर, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स के अंदर जो वर्किंग हो रही होती है, वो किसने करनी है, वो टेंसरफ्लो करेगा ना। पहले क्या कौन कर रहा था, NumPy कर रही थी। कहता Keras was initially developed for research with the aim of the enabling fast deep learning experimentation। अब Keras जो वो यूज हो रही है, मैंने कहा गूगल के अंदर सबसे ज्यादा Keras को कौन यूज कर रहा है, गूगल का ही फ्रेमवर्क है ना टेंसरफ्लो। तो गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी हर जगह पे वो अपनी एआई के जो मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, वो किसके थ्रू कर रहे हैं, Keras के थ्रू। इस तरह नेटफ्लिक्स यूज कर रहा है, उबर वाले यूज कर रहे हैं, और सन वाले यूज कर रहे हैं। पता है सन क्या होता है, ये CERN, फार्मास्यूटिकल कंपनी लग रही है क्या नहीं, ये यूरोपियन इंडस्ट्रीज की जो न्यूक्लियर पावर जो इंडस्ट्री है, उसको कहते हैं सन। वहां पे भी हम वो क्या यूज कर रहे हैं, Keras को यूज कर रहे हैं। क्या लिखा है, इंग्लिश। The European Organization for Research, known as CERN, is a European research organization that operates the largest particle physics laboratory in the world. ठीक है, तो what is the nature of the universe, तो काफी इसकी मैंने रिसर्च की है। ये भी सारे क्या यूज कर रहे हैं, लेकिन टेंसरफ्लो ने Keras को यूज कर रहे हैं बैकएंड पे। और इसी तरह नासा यूज कर रहा है, येल्प है। येल्प जो है उनकी जितनी भी यूएसए के अंदर जितनी भी हमारी पेमेंट की जो ट्रांजैक्शंस हैं, उनको कंट्रोल करना, वो सारा कौन कर रहा है, तो उसकी बैकएंड में सारा वो क्या यूज कर रहे हैं, Keras जो डीप लर्निंग के मॉडल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उनकी जो बिजनेस के रिव्यूज हैं वो भी सारे हैंडल कर रहे हैं, पेमेंट्स के सारे वो चीजें हैंडल कर रहे हैं।
सॉरी येल्प जो है वो बिजनेस रिव्यू देती है, सॉरी ये है सिक्योर जो है ये सॉरी करती है उसके लिए पेमेंट्स के सारे जितने भी इसके यूएस के अंदर क्या है, सिक्योर इज Amazon फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द डिजिटल पेमेंट्स कंपनी बेस्ड अमेरिकन ठीक है ना solution for the like your small medium large business. So ये सारी बड़ी कंपनी क्या यूज कर रही है इसका Keras प्रॉब्लम को। बताइए. And hundreds of startups working on the wide range of problem across variety industry classes. This is a YouTube recommendation originated from the like Keras model. तो जितना वेमो है, वेमो तो पता होगा, नहीं पता। टेस्ला है, तो टेस्ला का पता। इतनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है जितनी लाइक वेमो की है। तो वो भी बैकएंड पे जो ऑटोनमस व्हीकल डिजाइन कर रहे हैं वो भी क्या यूज कर रहे हैं, वेमो के अंदर केरास को यूज कर रहे हैं। They are building the world's most secure reliable क्या spelling है? WI? टेस्ला की प्राइस वो वेमो से ज्यादा अच्छी है। वो भी बैकएंड पे क्या यूज कर रहे हैं, केरास पे यूज कर रहे हैं। ऐसे वो भी जितनी सब ड्राइविंग कार डिजाइन कर रहे हैं। Then the केरास is also spoiling popular for like Eagles song. समझ आई कुछ दोनों की, केरास के बारे में और टेंसरफ्लो के बारे में। आप थोड़ा सा ही ले रहे थे ना। तो केरास में टेंसरफ्लो का अगर हम ओवरऑल देखें तो जो केरास है उसके थ्रू हम डीप लर्निंग की डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि आपके लेयर्स को डिफाइन करना, मॉडल्स को, ऑप्टिमाइजर्स को, लॉसेस को, मैट्रिसेस को डिफाइन करना, तो क्या यूज करेंगे, केरास को। अगर आपने बैकएंड पे टेंसर डेटा को प्रोसेस करना है तो टेंसर मैनिपुलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि टेंसर वेरिएबल्स, ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या कर रहे हैं, टेंसरफ्लो। तो बैकएंड पे क्या यूज कर रहे हैं हम, सीपीयू, जीपीयू, टीपीयू यूज कर रहे हैं। और टेंसरफ्लो हमारी क्या है, एक लो लेवल एपीआई है, और केरास क्या है हमारी एक हाई लेवल एपीआई है। ठीक है, इसका मेन स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया था। जब हम रियल टाइम इंडस्ट्री के अंदर डीप लर्निंग के अंदर काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी काम कर रही है, हमारे पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर हाउसेस काम कर रहे हैं, तो वो जब डीप लर्निंग की सेटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के हवाले से, तो या तो वो क्या करते हैं, तीन कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि तीन ऑप्शंस हैं उनके पास। या तो वो क्या करते हैं, बाय एंड इंस्टॉल फिजिकल एनवीडिया जीपीयू ऑन आवर वर्कस्टेशन। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो कंपनी क्या करती है, एनवीडिया के जीपीयू परचेज करती है। जीपीयू तो हम नहीं ना यूज करते, वो मोस्ट बड़ी बड़ी कंपनी यूज कर रही है, जैसा गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, जो है फेसबुक वाले, तो हमारी कंपनी यूज कर रही है, वो क्या यूज कर रही है, जीपीयू बेस्ड सिस्टम यूज कर रही है। बेस्ट ये होगा कि आप अपनी बजाय हम अपने क्लाउड के ऊपर आए या किसी और थर्ड पार्टी टूल को यूज करें, तो हम अपने जीपीयू बेस्ड सिस्टम परचेज करते हैं, ठीक है, और उनके अंदर इंस्टॉल करते हैं लाइनक्स को, रेड हैट को, और उसकी बेस पे हम फिर क्या करते हैं, डीप लर्निंग के मॉडल डिजाइन करते हैं। सर विंडो पे नहीं काम करते, विंडो पे काम नहीं करते। बताया था लाइनक्स की सिक्योरिटी बहुत हाई जबरदस्त होती है। न्यूजीलैंड की रेड हैट यूज करना, आप यूवेंटो भी यूज कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, हम जितनी भी कंपनीज के साथ काम करते हैं, तो वो हमें चाइना का जितने प्रोडक्ट्स कर रहा था वो हमें अपने जीपीयू प्रोवाइड करते थे एज अ क्लाउड। दूर नहीं है कि जो जीपीयू बेस्ड सिस्टम हो गए वो हम अपनी खुद ही जब आप उनको एज रिमोटली काम कर रहे होते हैं वो हमें परचेज करने पड़ेंगे। जब आप क्लाउड को यूज कर रहे होते हैं तो वो उनके सर्वर आप खुद तो नहीं परचेज कर रहे होते, वो बैकएंड पे सर्वर होते हैं, आप उनको वर्चुअलाइजेशन दे देते हैं कि आपको इतनी चीजें चाहिए, आपको इतनी रैम चाहिए, इतनी आपके बकेट्स बनेंगे, ये सारा कुछ वो सारा आपको क्या कर देते हैं, साइन कर देते हैं, हम उसको यूज करते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन ये है बजाय हम क्लाउड पे जाएं, वो 1 आवर्स के हिसाब से चार्ज करते हैं आपको कि अगर आपके ये डीप लर्निंग मॉडल ट्रेन हो रहा है तो कितने टाइम पे ट्रेन होगा, 1 आवर्स के हिसाब से इतना बड़ा आपको हम चार्ज करेंगे। तो हम बजाय हम क्या करते हैं, एनवीडिया के जो जीपीयूज होते हैं वो हम अपनी परचेज करते हैं, नहीं तो फिर हम गूगल क्लाउड पे आ जाते हैं, या अमेज़न का क्लाउड है, इंटेल का है, आईबीएम का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, डिफरेंट क्लाउड के ऊपर आप अपने जाके डिफरेंट वर्चुअलाइजेशन को इनेबल करके अपनी बकेट्स बनाते हैं, उसकी बेस पे आप क्या कर रहे होते हैं, अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं। ये ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। अभी ये वो कंपनी यूज करती हैं जो वो जिस तरह लाइक नेटसोल है वो यूज कर सकती है, सिस्टम लिमिटेड यूज कर सकती है, आरबी सॉफ्ट यूज कर सकती है, जो अच्छी कंपनी है हमारी लाहौर की, तो वो ये क्लाउड भी यूज करती है। अगर हमने आप लोगों ने काम करना है एक डीप लर्निंग के साथ, अगर तो डेटा जब ज्यादा होता है तो हम अपनी गूगल हमें प्रोवाइड करता है कोलैबोरेटरी, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। वो उसके लिए आप बैकएंड पे जीपीयू टीपीयू वगैरह यूज कर सकते हैं।
इस तरह हमें केगल भी सपोर्ट करता है, और भी काफी कंपनी है, जिस तरह फ्लॉइड हब है, वो भी हमें फ्री जीपी प्रोवाइड करता है, बट ये लिमिटेड है, तकरीबन कह लेंगे 15 GB तक हमारी स्टोरेज हो सकती है इसके अंदर, इसलिए दोनों को यूज किया जा सकता है। बट कोलैबोरेटरी की बात करते हैं ना, इसकी बैकएंड पे ये जुपिटर की बैकएंड पे नीचे होस्टेड होता है। नीचे कोलैब खुद कुछ नहीं है, तो बैकएंड पे वो जो होस्टेड है वो क्या है, जुपिटर है। तो इसलिए कहा जाता है जो सबसे ज्यादा जो अच्छा टूल है, जो केगल ने कहा कि वो कौन सा टूल अच्छा सबसे बेस्ट, तो वो जुपिटर या जुपिटर लैब या जुपिटर नोटबुक सबसे बेस्ट टूल है। अब देख लें VS कोड सबसे लास्ट पे था, वो सब ये भी अब टॉप पे चला गया, क्योंकि ये भी हमें क्योंकि VS कोड के अंदर भी आप जुपिटर को यूज करते हैं। ये यूज किया होगा आपने इसका कोलैब यूज किया होगा ना। तो बैकएंड पे हमें ये बाइट फाइल वो CPU होता है, अब इसके साथ GPU DPU के साथ आप इसे प्रोसेस करते हैं। उसके बाद आ गया मेन कॉन्सेप्ट हमारे ट्रेनिंग का न्यूरल नेटवर्क्स मॉड्यूल अराउंड द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। तो दो ही कॉन्सेप्ट अब हमारे पास अब क्या है, एक टेंसरफ्लो APIs है और दूसरी क्या है, केरास APIs। तो टेंसरफ्लो हमारे पास क्या कर रही है, मैंने कहा लो लेवल APIs के तौर पे, टेंसरफ्लो जो केरास है वो हाई लेवल APIs के तौर पे काम कर रही है। जो टेंसरफ्लो की जो मेन APIs है, इसकी जो वर्किंग है वो क्या है, मैंने कहा टेंसर डेटा को प्रोसेस करना। मैंने ये भी कहा था कि जब हम डेटा साइंस के अंदर या नमपाई के अंदर या पाइटॉर्च या टेंसरफ्लो के अंदर जो एक स्केलर वैल्यू होती है वो भी एक टेंसर होता है, वो भी क्या होता है, टेंसर डेटा होता है। एक स्केलर वैल्यू की हम क्या बोलते हैं, 0D टेंसर, क्या बोलते हैं इसको, 0D टेंसर। और जो हमारे पास वेक्टर होता है, मैट्रिक्स होता है, उसको क्या बोलेंगे, 1D मैट्रिक्स, 1D टेंसर, 2D टेंसर, सो ऑन। ठीक है, बैकएंड पे जब आप काम कर रहे होते हैं जब हम प्रेडिक्शन फाइंड करते हैं VRD, कोई भी आप नीचे एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं, लाइक सॉफ्टमैक्स यूज करते हैं या रीलो यूज करते हैं, तो बैकएंड पे डॉट ले रहे होते हैं, यानी कि इनपुट्स होती हैं हमारे पास और वेट होता है और प्लस बाइस वैल्यू, यही कर रहे होते हैं ना। अब ये इनपुट है, लाइक हमारे पास x है, तो अब आप इनपुट्स के साथ उसके वेट्स के साथ जब आप उसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, यानी कि उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, आप इसकी बैकएंड पे क्या कर रहे हैं, एक टेंसर ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, टेंसर ऑपरेशन क्या करवा रहे हैं, परफॉर्म करवा रहे हैं। क्योंकि x एक्सिस डेटा आपका वो भी एक किस्म का वो टेंसर डेटा होता है, वेट आपका वो भी टेंसर डेटा है। जब आप उन टेंसर डेटा को प्रोसेस करवाते हैं तो बैकएंड पे हम क्या यूज करते हैं, टेंसर यूज करते हैं। मींस के डीप लर्निंग के अंदर तो आप लेयर्स के अंदर डिफाइन कर देते हैं ना, लेयर्स के अंदर इतने न्यूरॉन्स होंगे और ये मैं ये एक्टिवेशन फंक्शन यूज करूंगा। तो बैकएंड पे जो डेटा प्रोसेस करना है वो केरास ने नहीं ना करना, वो किसने करना है, वो टेंसरफ्लो ने करना है। इक्वेशन का क्या इक्वेशन वही सिंपल y is equal to WF plus b, वही इक्वेशन लिखी है। x का मतलब है इनपुट वही, डबल जो मींस के वेट और b क्या है, बाइस वैल्यू। और बाद में जब आप कोई भी डेटा आता है, अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई आप एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं ना, तो बाद में हमारे पास क्या आती है, प्रेडिक्शन आती है। बोल गए नहीं, ये डॉट का मतलब है डॉट प्रोडक्ट, ये एक मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम आपस में दोनों वैल्यूज को, मतलब ये दोनों ये डॉट प्रोडक्ट ही लिया हुआ है ना बेसिकली। वो डॉट का मतलब है ये नहीं कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ, डॉट क्या है, बेसिकली टेंसर ऑपरेशन है। ये प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ये बेसिकली बैकएंड पे क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, टेंसर ऑपरेशन। ठीक है, तो ये किसके थ्रू करते हैं सारा, ये टेंसरफ्लो की APIs के थ्रू करते हैं। फ्रंट एंड के अंदर लेके आप हाई लेवल APIs के अंदर केरास के अंदर आप उसकी लेवल डिफाइन कर देते हैं। बैकएंड पे जो डेटा प्रोसेस होता है वो कौन करता है, वो टेंसर करता है, वो बताने का बस। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट टेंसर ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, रीलो, निकल, सॉफ्टमैक्स, डिफरेंट जो भी है हमारे पास, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सो ऑन। ये हमारे पास 3 मेजर ऑपरेशन यानी कि वर्किंग है टेंसरफ्लो APIs की। अपने टेंसर डेटा को प्रोसेस करना, उसके ऊपर डिफरेंट टेंसर ऑपरेशन अप्लाई करना, उसके बाद बैक प्रोपगेशन को हैंडल करना, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था। अब आप डीप लर्निंग के मॉडल को डिफाइन करते हुए केरास के अंदर आप डिफाइन कर देते हैं ऑप्टिमाइजर इज इक्वल टू SGD या लाइक आदम या RMS प्रॉप सॉन्ग।
और बैकएंड पे जो एसडीडी का कॉन्सेप्ट है या ग्रेडेड डिसेंट का कॉन्सेप्ट है वो कौन इंप्लीमेंट करता है? वो केरास तो नहीं कर रही, वो कौन कर रहा है? वो टेंसरफ्लो कर रहा है। तो बैक प्रोपगेशन बैकएंड पे जब आप बैकएंड पे यूज कर फ्रंट एंड पे आप यूज करते हैं ऑप्टिमाइजर इज इक्वल टू एसडीडी, तो बैकएंड पे टेंसरफ्लो की एपीआई कॉल हो रही होती है जिसका नाम क्या होता है? ग्रेडियंट टैब एपीआई। क्या नाम है उसका? ग्रेडियंट टैब एपीआई। तो मींस के जब बैकएंड पे हमारा जो डीप लर्निंग का मॉडल ट्रेन होता है उसका जो मेन हार्ट है वो क्या है? ग्रेडियंट डिसेंट। तो ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर उसको प्रोसेस करने के लिए और वेट्स को एडजस्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टेंसरफ्लो की बैकएंड पे ग्रेडियंट टैब की एपीआई यूज कर रहे होते हैं। ग्रेडियंट टैब की एपीआई क्या कर रही होती है? जो वो लॉस के अकॉर्डिंग वो वेट्स का डेरिवेटिव लेके उसके वेट्स को क्या कर रहे होते हैं? इंप्रूव कर रहे होते हैं। तो बैक प्रोपगेशन टोटली क्या है? चेनिंग ऑफ द डेरिवेटिव। चेनिंग ऑफ द डेरिवेटिव। देखिए अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव चेन रूल के अंदर क्या यूज होता है? हमारा पार्शियल डेरिवेटिव यूज होता है। जब एक वेट को एडजस्ट कर रहे होते हैं तो दूसरे वेट की वैल्यू हम क्या कर रहे होते हैं? अपडेट कर रहे होते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? एक वैल्यू का आप होल्ड रख देते हैं, दूसरी को क्या करते हैं? उसका डेरिवेटिव देते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव यही करते हैं ना आप। इसके अंदर भी यही काम होता है जब वेट्स को हम क्या कर रहे होते हैं? एडजस्ट कर रहे होते हैं। इसको देखते हैं कैसा होता है ये एडजस्ट। तो ये मेन वर्किंग हमारी इसी पे आज। तो मैथमेटिकली किस तरह वर्किंग हो रही है। तो ये थी हमारी टेंसरफ्लो की एपीआई, ये काम कर रही है। और दूसरा ये है हमारे पास केरास की जो एपीआईज हैं वो किस तरह काम करती है। उसके अंदर मैंने बताया हम अपने लेयर्स को डिफाइन करते हैं डिफरेंट अपने मॉडल्स के अंदर, सीक्वेंशियल मॉडल्स के अंदर लॉस फंक्शन डिफाइन करते हैं, ऑप्टिमाइजर डिफाइन करते हैं और मैट्रिसेस डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम ईपॉक्स के अंदर उसका ट्रेनिंग लूप चलता है जिसके हमारा जो डेटा क्या होता है? प्रोसेस होता है। ये कह लें कि पूरी डीप लर्निंग का जो मेन समरी है वो ये दो चीजें हैं, टेंसरफ्लो एपीआईज और केरास एपीआई। टेंसरफ्लो एपीआई क्या करती हैं? इस डेटा को हम प्रोसेस करते हैं और केरास की एपीआई जो है वो उस डेटा को प्रोसेस करती है। होपफुली दोनों एपीआईज का कुछ हद तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अभी तक जो हमने काम किया था वो किस पर काम किया था? केरास की एपीआई पे डायरेक्ट काम किया था। हम क्या यूज करते थे? pf.keras.layer सीक्वेंस जो भी हम यूज करें तो यूज करें। अब हम उनकी बैकएंड पे देखेंगे। अब केरास की जो एपीआई है वो जब वो ऑप्टिमाइजर को यूज करती है, क्या यूज करती है? ऑप्टिमाइजर। तो ऑप्टिमाइजर की बैकएंड पे मैंने क्या बोला? क्या यूज करते हैं? टेंसरफ्लो की एपीआई। टेंसरफ्लो की एपीआई में कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? बैक प्रोपगेशन। बैक प्रोपगेशन बेसिकली है क्या? ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट के कॉन्सेप्ट को हम किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं टेंसरफ्लो के अंदर? उसके लिए हम यूज करते हैं ग्रेडियंट टेप एपीआई यूज कर रहे होते हैं। ओके, थोड़ी बहुत समझ आई? अब इसको हम देखते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करते हैं। अपना लैपटॉप ओपन करो शाबाश। जब हमने फर्स्ट एग्जांपल की थी रिग्रेशन की, उसको हमने डिफरेंट डेटा पास किया था, ऐसी है, और वाई एक्सिस के तौर पे और एक्स एक्सिस के तौर पे, ऐसी है। यस सर। तो उसकी बेस पे उसने एक पैटर्न डिफाइन किया था 2x - 1, ऐसी है। यहाँ पे जो 2 आया और -1 आया, ये किसने फाइंड किया? ये फाइंड किया किसने? ग्रेडियंट डिसेंट ने। अब बात समझ आ गई होगी आपको ये कैसे कहाँ पे यूज हो रहा है। ये जो हम 2 फाइंड कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? वेट। और ये जो -1 था तो ये क्या था हमारे पास? बाइस वैल्यू। वेट्स को और बाइस को फाइंड करना वो किसके थ्रू करते हैं? ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू करते हैं। बात समझ आएगी? उस डेटा के अंदर जो हम पैटर्न बना रहे हैं ये क्यों फाइंड कर रहे हैं? वो इसलिए किया था कि जब हमने ये पैटर्न इसलिए फाइंड किया था कि 2x लाइक हमने -1, जब x की वैल्यू ये हो लाइक हमने कहा था 10 हो, तो y की वैल्यू क्या होगी? प्रिडिक्शन करने के लिए। तो हम इसको कह सकते हैं ये जो फंक्शन बना था इसको क्या बोलते हैं? प्रिडिक्शन फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको? प्रिडिक्शन फंक्शन, प्रिडिक्टर। अब ये प्रिडिक्शन फंक्शन कैसे बना? मैंने कहा इसकी बैकएंड पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ कौन सा? ग्रेडियंट डिसेंट का। आपने कहा ना जब हमने इंप्लीमेंट किया था उस वक्त तो ग्रेडियंट डिसेंट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया, हमने उस वक्त यूज किया था ऑप्टिमाइजर। और जब लिखे थे ना ऑप्टिमाइजर इज इक्वल टू एसजीडी, ये जो एसजीडी है ये बेसिकली क्या है? ये ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट को ही डीप लर्निंग के अंदर क्या बोलते हैं? बैक प्रोपगेशन। अच्छा, बात समझ आई? यस सर। सिंपल वर्ड्स में अगर हम ये लिख रहे हैं 2x - 1 यानी कि -1,
इसके अंदर जो 2 फाइंड किया, बेसिकली में क्या बोलते हैं इसको, वेट। वेट मैंने वेट को क्या बोला, कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं? एक स्ट्रेट लाइन का जो कॉफिशिएंट होता है यानी कि वो कांस्टेंट होता है। जो हमारा एक फंक्शन होता है उसका जो कॉफिशिएंट वो एक उसका खुद एक फंक्शन आता है, खुद एक क्या आता है, फंक्शन आता है। अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर, तो ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है हमारी? नहीं। तो लीनियर हमने कहा कि अगर सपोज करें मैं कहता हूँ लाइक 3x या लाइक 5x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 5 आएगा ना, कांस्टेंट आएगा ना। तो लीनियर इक्वेशन का हमारा जो उसका जो स्लोप आती है, या जो कह लें कि उसका जो वेट आता है, जो उसका ग्रेडियंट आता है, सारी टर्म सेम है। ये इसको वेट भी कह सकते हैं, कॉफिशिएंट भी कह सकते हैं, और इसको ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, स्लोप भी कह सकते हैं। मल्टीपल कॉन्सेप्ट ये यानी कि वेट को आप क्या कह सकते हैं। मैंने कहा कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, उसकी जो स्लोप आती है, जो उसका ग्रेडियंट आता है, वो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। और जो हमारे पास जो नॉन लीनियर, बेसिकली डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, नॉन लीनियर डेटा के लिए यूज कर रहे हैं। तो नॉन लीनियर डेटा को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेरिवेटिव यूज करते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, डेरिवेटिव आएगा। अभी इसको देखते हैं, फाइंड करते हैं। जुपिटर ओपन कर लिए? यस सर। टेंसर फ्लो के अंदर कांस्टेंट्स हैं। जब हमारा डीप लर्निंग का मॉडल स्टार्ट होता है, हम कहते हैं उसकी वेट्स, स्टार्टिंग पे हम उसकी वेट्स की वैल्यू को क्या करते हैं, इनिशियलाइज करवाते हैं। क्या करवाते हैं, वेट्स को रैंडम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। जब आप रैंडम वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं वेट्स को, अगर वो हमारा बैकएंड पे हम यूज कर रहे हैं टेंसर फ्लो कांस्टेंट टेंसर है, तो वो वेट्स की वैल्यू को जब डीप लर्निंग का मॉडल ट्रेन हो रहा है, उसकी वो स्टेट्स को चेंज ही नहीं करेगा। जब हमारी ट्रांसफर की वो हमारी डीप लर्निंग की लेयर्स के अंदर डेटा ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, तो वो वेट्स की वैल्यू को वो चेंज ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने कहा कि सारे खारे वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, आपने कहा। तो फिर हम अपने वेट्स को किसके थ्रू डिफाइन करते हैं, वेरिएबल्स के थ्रू डिफाइन करते हैं। टेंसर फ्लो के अंदर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हम क्या यूज कर रहे होते हैं, अपने वेट्स को डिफाइन करते हैं। ये नहीं कि वेट्स को स्टार्टिंग पे जब आपका डीप लर्निंग का मॉडल स्टार्ट होगा, तो वो स्टार्टिंग पे आप उसको वेट्स को कोई भी वैल्यू साइन कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। हम उसको यूनिफॉर्म वैल्यू साइन कर रहे होते हैं। क्या पास कर रहे होते हैं, यूनिफॉर्म वैल्यू पास कर रहे होते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं आप, इक्वली, जिसका मीन क्या हो, 0 हो, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो, 1 हो, उसको क्या बोलते हैं हम, बात समझाएंगे? बड़ी और जिसको हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड स्केलर के अंदर, सॉरी इसको बोलेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं जी सर। जो होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सुने, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है जिसकी मीन वैल्यू क्या हो, 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो, 1 हो। इसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको याद होगा, हम अपनी मशीन लर्निंग के अंदर इसको क्या बोलते थे, स्टैंडर्ड स्केलर। क्या बोलते थे, स्टैंडर्ड स्केलर। उसके बाद हमने पढ़ा था मिन मैक्स स्केलर। मिन मैक्स स्केलर के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, ठीक है। आपका जो डेटा है वो 0-1 के दरमियान रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम डीप लर्निंग का मॉडल स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग पे जो वेट्स को वैल्यू इनिशियलाइज की जाती है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू डिफाइन की जाती है। ओके, किसके थ्रू डिफाइन की जाती है, नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। मींस कि हम एक टेंसर यूज करते हैं बैकएंड पे tf.variables। तो tf.variables के अंदर हम tf.random.नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वेट्स को पास करते हैं, और उसकी मीन वैल्यू 0 रखते हैं, और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1 रखते हैं। तो जिसकी वजह से जब आपका मॉडल स्टार्ट होता है, तो हम वेट्स की वैल्यू क्या कर देते हैं, उसको पास कर देते हैं। कौन सी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये टेंसर बनाएंगे, ऑल वंस एंड ऑल 0 टेंसर्स बनाएंगे। ये बनाना है। सर ये जो वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत है, जोड़ तो लेता